तो लेट वी स्टार्ट टुडेज लेक्चर बेटा। ठीक, पिछली बार ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम हम इसको नहीं कर पाए। लेट वी स्टार्ट टुडेज लेक्चर। बेटा आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसमें से क्वेश्चन जरूर पेपर में भी आएगा और उसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे का सारा कुछ इसके ऊपर डिपेंड करेगा। इसलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सब कुछ इजीली समझ में आ जाएगा। बेटे आज हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर्स। अब सबसे पहली बात क्या है कि क्वांटम नंबर क्या होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटम नंबर? देखो बेटा, जैसे अगर आपको कभी मेरे को चिट्ठी लिखनी है, बेटा मेरे को चिट्ठी लिखने के लिए आपको 4 चीजों की जरूरत है। यानी मेरे एड्रेस की पूरी तरह से जरूरत है। उस एड्रेस में क्या क्या चाहिए? एक तो मेरे सबसे पहले देश का नाम चाहिए कि किस देश में मैं रहता हूँ। ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या चाहिए? फिर मेरे स्टेट का नाम चाहिए कि किस स्टेट में मैं रहता हूँ। फिर मेरे टाउन का नाम चाहिए कि किस टाउन में मैं रहता हूँ। और फिर मेरे घर का नंबर चाहिए कि मेरे घर में कौन सा नंबर है, ठीक, जहां पे ये चिट्ठी पहुंचानी है। तो ऐसे 4 इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। उसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन जो है उसको देखना है कि इलेक्ट्रॉन एटम में कहाँ प्रेजेंट है, किस तरह से रहता है, तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन हमें देते हैं क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर्स आर set of 4 numbers, set of 4 numbers which give whole information about electron in an atom। एक एटम में इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है, किस तरह से प्रेजेंट है, ठीक, उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमें क्वांटम नंबर देते हैं। तो क्वांटम नंबर्स आर एक्चुअली सेट ऑफ 4 नंबर्स which give whole information about electron। इलेक्ट्रॉन किस तरह से एटम के अंदर एग्जिस्ट करता है, इस सारी इंफॉर्मेशन को हमें कौन देता है? क्वांटम नंबर्स देते हैं बेटा। तो क्वांटम नंबर्स आर सेट ऑफ 4 नंबर्स which give whole information about electrons। Got it or not? Now next बात, अब हम बारी बारी पढ़ेंगे हमारे पास कौन कौन से क्वांटम नंबर होते हैं। ठीक, देखिए बेटा, सबसे पहला क्वांटम नंबर जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, सबसे पहला क्वांटम नंबर हमारे पास होता है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके बेटा, ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये हमें n से लिखना होता है। इसको हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं, इसकी डेजिग्नेशन स्मॉल n से लिखी जाती है। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक, देखो बेटा, पहली बात, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें डिस्क्राइब करता है कि स्पेक्ट्रा के अंदर जो मेन लाइंस है वो कैसे बनती है। यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? मेन लाइंस इन दी स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा के अंदर जो मेन लाइंस बनती हैं उसके बारे में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। अब मेन लाइंस कौन सी? बेटे जैसे आपने मेरे साथ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा पढ़ा था तो मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जब किसी ऊपर वाली शेल से फर्स्ट शेल पे गिरता है तो एक लाइन आती है जिसको बोलते हैं लाइमन लाइन। क्या बोलते हैं? लाइमन लाइन। कहां से गिरा? कहीं से भी फर्स्ट पे गिरेगा तो लाइमन सीरीज लाइन आती है। अगर कहीं से भी सेकंड शेल पे गिरेगा तो दूसरी सीरीज हमने पढ़ा था बाल्मर सीरीज लाइंस आती हैं। कहीं पे भी थर्ड पे गिरेगा तो पास्चन सीरीज लाइंस आती हैं। यानी जब इलेक्ट्रॉन किसी ऊपर वाली शेल से नीचे वाली शेल पे गिरता है तो एनर्जी लूज करता है। उस एनर्जी को जब हम एनालाइज करते हैं तो हमारे पास स्पेक्ट्रा की लाइंस आती हैं। अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल पे गिरता है तो लाइमन लाइन आती है, सेकंड शेल पे गिरता है तो बाल्मर लाइन आती है, थर्ड शेल पे गिरता है पास्चन लाइन आती है। ये सारी मेन लाइंस होती हैं।
तो बेसिकली ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें ये बता रहा है कि मेन लाइंस कौन सी, ठीक, मेन लाइंस कैसे बनती हैं। तो ऑब्वियसली मेन लाइन कब बनती है, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे गिरता है, तो किस शेल पे गिरता है उसी के हिसाब से लाइन बनी। जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट पे गिरा तो लाइमन लाइन, सेकंड पे गिरा तो बाल्मर लाइन, थर्ड पे गिरा तो पार्शियल लाइन, यानी ये बेसिकली हमें मेन शेल्स बताता है। मेन बात है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट द मेन शेल्स। मेन शेल्स, एक एटम के अंदर जो मेन शेल है उसके बारे में बताता है। जैसे बेटा हमारे पास बोहर के मॉडल में बताया गया था, एक होता है के, दूसरा होता है एल, तीसरा होता है एम, फिर होता है एन, फिर ओ, ये शेल्स का नंबर था ना बेटा। के, बोहर ने बोला था के एल एम एन ओ पी, इस तरह से करके शेल्स होती हैं। आज बेटा इस के शेल को अपन लोग बोल देते हैं फर्स्ट शेल, के को क्या बोल देते हैं फर्स्ट शेल, एल को क्या बोल देते हैं सेकंड शेल, एम को क्या बोल देते हैं थर्ड शेल, एन को क्या बोल देते हैं फोर्थ शेल, इसी तरह ओ को क्या बोलेंगे फिफ्थ शेल, एंड सो एंड फोर्थ। यानी आज एन हमें क्या बताता है, मेन शेल्स बताता है। कौन कौन सी मेन शेल, यानी एक एटम के अंदर कुछ शेल्स होती हैं, जिसको बोहर ने कभी ऑर्बिट बोला था, ये इसको शेल्स बोल रहा है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि बोहर ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रोटेट करेंगे, बोहर ने बोला था इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में ऐसे करके रिवॉल्व करेंगे, लेकिन ये कहता है कि ये शेल है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की क्या होती है, पॉसिबिलिटी होती है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इनसाइड दिस शेल। समझ में आई मेरी बात? यानी पहली बात, ये हमें मेन शेल बताता है। एटम का स्ट्रक्चर कैसा, वो तो चलो मैं आगे क्लियर करूंगा तुम्हें धीरे धीरे, ठीक, बट एक एटम के अंदर कुछ मेन शेल्स होती है, तो ये मेन शेल के बारे में हमें बता रहा है। अगली बात बेटा, एनर्जी निकालनी हो अगर इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालने के लिए एक फॉर्मूला था हमारे पास, एनर्जी ऑफ nth शेल, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल, या एनर्जी ऑफ nth शेल, nth शेल की एनर्जी, तो -2 पाई स्क्वायर m e की पावर 4 k स्क्वायर z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारे पास यूज होता है एनर्जी को बताने के लिए, किसी भी शेल की एनर्जी को बताने के लिए। देखो 2 है, पाई पाई है, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, K क्या है, कांस्टेंट है, Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर, और ये n क्या होता है, ये n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। और h क्या है हमारे पास बेटे, h प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमें पता होगी। तो यहां से हम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मेन शेल भी निकाल सकते हैं। इसका मतलब जो हमें n जो है वो हमें एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मेन शेल, इन द मेन शेल। बेटा मेन शेल में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमें कौन बताता है बेटा, मेन शेल में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें बताई जाती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। यानी किसी मेन शेल में कितनी एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की, वो इस n पे डिपेंड करेगा, और ये n क्या होगा हमारे पास, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा। लेकिन एक खास ख्याल रखना, ये फॉर्मूला बोहर ने डिराइव किया था, और बोहर ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन के होने की एनर्जी इतनी ही पॉसिबल है, इलेक्ट्रॉन के शेल की एनर्जी इतनी ही पॉसिबल है, जबकि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्वांटम मैकेनिक्स से निकला है। और मैंने तुम्हें बताया था क्वांटम मैकेनिक्स कभी भी 100% श्योरिटी से नहीं बोलती, वो सिर्फ ये बोलती है कि इलेक्ट्रॉन के होने के बाद उसकी एनर्जी की इतनी प्रोबेबिलिटी है, यानी ये एनर्जी की प्रोबेबिलिटी है, मैक्सिमम चांस है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी हो। बेटा उससे कम या ज्यादा भी हो सकती है, बट मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इतनी ही हो। समझ में आई बात कि नहीं?
तो कहने का मतलब ये हो गया बेटे जी, ये हमें एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। दिस टेल्स अस अबाउट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी की 90 to 95% एनर्जी इलेक्ट्रॉन की इतनी होगी एक मेन शेल में, वो हमें ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। अब बेटा अगली बात, अगर ये एनर्जी बताएगा तो हम जानते हैं जितनी एनर्जी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतना दूर होगा। बेटा रेडियस का फॉर्मूला भी पढ़े थे, तो रेडियस के फॉर्मूला में भी एन आता था, यानी इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट, आप क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये बेटा न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस को बताता है। This also tells us about the distance of electron from the nucleus. ये न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस को बताता है। क्लियर हो गया बेटा? अगली बात, अगर ये डिस्टेंस को बताता है तो बेटा ये साइज ऑफ शेल बताता होगा। This also tells us about size of shell. ये साइज ऑफ शेल को बताता होगा, ये हमें क्लियर करता होगा कि साइज ऑफ शेल कितना है। और साइज ऑफ शेल अगर पता चल जाए तो सारे शेल के साइज पता चलने से हम साइज ऑफ एटम तक पहुंच सकते हैं। तो फटाफट से समझो कि सबसे पहला क्वांटम नंबर क्या था, एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये हमें क्या बताता था, ये मेन लाइन जो बताता था स्पेक्ट्रा की, वो एक्चुअली क्या बताती थी कि मेन शेल्स कौन कौन सी है। एन की वैल्यू फर्स्ट मतलब के मेन शेल, एल मतलब 2 मेन शेल, एम मतलब 3, यानी ये 1 2 3 मेन शेल्स बताता है। और यही क्वांटम नंबर हमें एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मेन शेल और उसका डिस्टेंस, उसका साइज, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। तो ये पहला क्वांटम नंबर हमने पढ़ा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। होपफुली आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब बेटे दूसरा क्वांटम नंबर, देखो बच्चे आज हमें सिर्फ थ्योरी पढ़नी है क्वांटम नंबर की, ठीक है, क्वेश्चंस तो बाद में होंगे, पहले थ्योरी पढ़नी है क्वांटम नंबर की अच्छे से, ठीक। अब देखो बेटा दूसरा क्वांटम नंबर पढ़ते हैं। देखो दूसरा क्वांटम नंबर हमारे पास क्या होता है बेटा, जिसको अपन बोलते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसको हम क्या बोलते हैं, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ठीक। इसको बेटे अपन लोग एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को अपन लोग स्मॉल एल से शो करते हैं। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को अपन लोग स्मॉल एल से शो करते हैं, ठीक है। और बेटे जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होता है, जो स्मॉल एल से डिनोट होता है, इसके और भी कई सारे नाम होते हैं। इसको बेटे अपन लोग सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं इसको। इसी को बेटा अपन लोग सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, जिसे सेकेंडरी क्वांटम नंबर, और इसी को बेटे अपन लोग एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोल देते हैं, एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोल देते हैं। 4 नाम हो गए, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, सेकेंडरी क्वांटम नंबर और एंगुलर क्वांटम नंबर, ठीक है जी, समझ में आया। अब देखो बेटे ये जो एल है ये क्या बताता है। देखो सबसे पहली बात है कि एल जो होता है ये हमें फाइन लाइंस इन द स्पेक्ट्रा बताता है, फाइन लाइंस इन द स्पेक्ट्रा। तो अब आप मेरे से पूछेंगे कि सर ये फाइन लाइंस क्या होती है। कभी कभी बेटा एक मेन लाइन नंबर ऑफ लाइंस में बट जाती है, उसको अपन फाइन लाइंस बोलते हैं। जैसे बेटे मैंने आपको एक सोडियम का स्पेक्ट्रा बताया था, मैंने कहा था सोडियम में, सोडियम का जब स्पेक्ट्रा बनाते हैं तो सोडियम के स्पेक्ट्रा में 2 लाइंस आती हैं, एक आती है D1 लाइन और एक आती है D2 लाइन। जो D1 लाइन होती है वो 589 नैनोमीटर पे पाई गई,
589 नैनोमीटर पे पाई गई, और जो D2 लाइन होती है वो 589.6 नैनोमीटर पे पाई जाती है। तो सोडियम का जब स्पेक्ट्रा देखते हैं तो हमारे पास दो लाइंस ये पाई जाती हैं, और इन दोनों का कलर कैसा होता है? इन दोनों का कलर मैंने बताया था येलो कलर की लाइंस होती है। तो सोडियम के स्पेक्ट्रा की पहचान ही यहां से होती है कि सोडियम के स्पेक्ट्रा में ये दो लाइंस होती येलो कलर की, ठीक है जी। अब येलो एक विजिबल कलर है, और विजिबल कलर जो होता है वो कहां मिलता है? बाल्मर सीरीज में। यानी ये दोनों लाइंस कौन सी हैं? ये दोनों लाइन बाल्मर लाइंस हैं। ये दोनों की दोनों कौन सी लाइन है? बाल्मर लाइंस, ठीक। क्योंकि कलर है, विजिबल है, तो बाल्मर लाइंस। अब बेटा देखो, वेवलेंथ का ज्यादा फर्क नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन 2 पे तो गिरा है, क्योंकि बाल्मर कब मिलता है? जब इलेक्ट्रॉन 2 पे गिरता है। बाल्मर सीरीज लाइन कब मिलती है? जब इलेक्ट्रॉन कहीं से ऊपर से सेकंड पे गिरता है तो बाल्मर लाइंस आती है। क्योंकि यहाँ वेवलेंथ का ज्यादा फर्क नहीं है, इसका मतलब इस ट्रांजिशन में ग्राउंड स्टेट 2 ही रहनी है और एक्साइटेड स्टेट भी सेम रहनी है, क्योंकि ज्यादा वेवलेंथ का डिफरेंस नहीं है। यानी समझो, यानी यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन इन शेल से, ये मेरी शेल्स हैं, अब इलेक्ट्रॉन यहां से गिरा होगा यहां पर सेकंड पर, ठीक। तो ये आपका ग्राउंड स्टेट यानी N1 होता होगा, ये आपका एक्साइटेड स्टेट यानी N2 होता होगा, और इलेक्ट्रॉन यहां से नीचे गिरता होगा। अब जब यह इलेक्ट्रॉन नीचे गिरता होगा तो यहां से एनर्जी बाहर फेंकता होगा, और उसी एनर्जी को हम एनालाइज करते हैं। अब जब ये एनर्जी यहां से बाहर फेंकता है तो भैया एक ही लाइन आनी चाहिए ना, पर ये एक लाइन दो लाइंस में बटी हुई है, इसको बोला फाइन लाइंस। तो एल हमें बताता है फाइन लाइंस क्यों बनती है। तो ध्यान से सुने, फाइन लाइंस क्यों बनती है? बेटा फाइन लाइंस इसलिए बनती हैं क्योंकि ये कहता है कि मेन शेल के अंदर सब शेल्स होती हैं। मेन शेल के अंदर क्या होती हैं? सब शेल्स होती हैं। जैसे एक कंट्री के अंदर स्टेट्स होती हैं, वैसे ही एक मेन शेल के अंदर सब शेल्स होती हैं, ठीक है बच्चों। अब बेटे सब शेल्स जो होती हैं वो कितनी होती हैं? बोलता एल की जो वैल्यूज हैं, एल की जो वैल्यूज हैं ये 0 से लेकर के n-1 तक होती है। एल की वैल्यू 0 से लेके n-1 तक होती है। समझ में आया? जैसे बेटे देखो, ध्यान देना, थोड़ा सा समझ में आ जाना चाहिए, ठीक। बहुत अच्छे से समझना इस चीज को जो समझा रहा हूं। मान लो आपके पास यहां पे n लिख देते हैं, यहां पे n लिख देते हैं। मान लो n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 है, ठीक। तो n की कितनी वैल्यू होगी? n-1 यानी 1-1 यानी 1-1 0। तो L की वैल्यू कितनी हुई? 0 हुई। L की वैल्यू कितनी हुई? 0 हुई। समझते रहना बेटा। यानी 0 का मतलब एक वैल्यू, एक वैल्यू मतलब एक सबशेल। यानी N1 हो तो उसमें एक ही सबशेल होती है, ठीक है। यहां पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ सबशेल्स, नंबर ऑफ सबशेल्स। तो यहां पे एक ही सबशेल हुई फर्स्ट शेल में। अब n की वैल्यू अगर 2 ले लेता हूं, n की वैल्यू क्या ले ली? 2 ले ली। अगर बेटे n की वैल्यू 2 ली तो l की क्या वैल्यू होगी? बेटा 2-1, ये 2 है ना, और n-1 है ना, तो 2-1 क्या हुआ? 1। हमें बोला 0 to n-1, 0 तो लेनी है, और n-1 तक सारी वैल्यूज लेनी, ठीक। तो n-1 क्या आया? 1। तो यहां पे l की दो वैल्यूज आई, या तो 0 और या तो 1, क्योंकि l की वैल्यू है 0 से लेकर के n-1 तक। अब n यहां पे 2 है, 2-1 कितना हुआ? 1। तो 1 तो आना है। 0 से 1 तक कितनी वैल्यू आई? 0 और 1 2,
यानी हम ये बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट शेल थी, उसमें एक सब शेल थी, लेकिन सेकंड शेल जो सेकंड शेल है उसमें कितनी सब शेल हो गई? 2 हो गई। एक जिसमें एल की वैल्यू 0 और एक जिसमें एल की वैल्यू 1। आगे देखते हैं। अगली बात, अगर 3 हो गया, एन की वैल्यू 3 हो गई। एन की वैल्यू 3 हो जाने से, मेरे को फटाफट से समझाओ बेटे, एन की वैल्यू 3 हो गई तो एल की कितनी वैल्यू? 0 1 2 -1। 3 - 1 कितना हुआ? 2। 2 0 से लेकर 2 तक, यानी 0 1 2, यानी यहां वैल्यूज हो गई 3। वैल्यूज कितनी हो गई? 3। तो थर्ड मेन शेल में 3 सब शेल्स होती हैं। ठीक, ऐसे फोर्थ में देखोगे तो 0 1 2 3 4, 4 सब शेल्स हो गई। फिफ्थ में देखोगे 0 1 2 3 4, ठीक, तो 5 सब शेल्स हो गई। तो बेटा ये एल की जितनी वैल्यूज होंगी उतनी सब शेल्स हमें बताई जाती है। एक बात कान खोल के बड़े बड़े करके सुन लो कि एन हमेशा एल से बड़ा रहेगा। कभी भी एन और एल ना तो बराबर होंगे और ना कभी एल बड़ा हो सकता है। ना एन और एल कभी बराबर होंगे, ना ये बड़ा हो सकता है। एल छोटा ही रहेगा, वो तो सिंपल बात, क्योंकि एल की वैल्यू n-1 है, तो कभी एन के बराबर तो आ ही नहीं सकती, उससे छोटी ही रहेगी, बढ़ेगी तो है ही नहीं। और ये हमें क्या बता रहा है? सब शेल्स। तो यहां से हमें समझ में आया कि पहली मेन शेल के अंदर एक सब शेल होती है, दूसरी मेन शेल के अंदर 2 सब शेल्स होती हैं, तीसरी मेन शेल के अंदर 3 सब शेल्स होती हैं, चौथी मेन सब शेल के अंदर 4 सब शेल्स, इस तरह से करके एक मेन शेल के अंदर सब शेल्स होती है। क्लियर? अब देखो, ध्यान देना इधर, है ना। अब अगर एल की वैल्यू 0 हो तो इसके लिए हम बोलते हैं एस सब शेल है। क्या बोलते हैं? एस सब शेल है। एल की वैल्यू 0, हम बोलेंगे एस। अगर एल की वैल्यू 1 हुई तो हम कहेंगे पी सब शेल। एन की वैल्यू 1 हुई तो क्या बोलेंगे? पी सब शेल। एन की वैल्यू 2 हुई तो बोलेंगे डी सब शेल। एन की वैल्यू 3 हुई तो बोलेंगे एफ सब शेल। और इसी तरह एन की वैल्यू 4 हुई ना बेटा, तो उसको जी सब शेल बोला जाता है। ये याद रखना है कि एल की वैल्यू 1 कॉरेस्पॉन्ड्स टू एस सब शेल। जहां पे भी आपके एल की वैल्यू 1 दिखाई देगी वहां हम क्या बोलेंगे? एस सब शेल। जहां एल की वैल्यू 0, एस सब शेल है, नाम है उसका एस। उसी तरह से अगर एल की वैल्यू 1 हुई तो इसको क्या बोलेंगे? पी सब शेल। एन की वैल्यू 2 हुई, क्या बोलेंगे? डी सब शेल। 3 हुई तो क्या बोलेंगे? एफ सब शेल। और 4 हुई तो बोलेंगे जी सब शेल। और ऐसे आगे हुई तो जी के आगे अल्फाबेटिकली शुरू हो जाना, GHIJKL, इस तरह से। ठीक, बट यहां पे क्लियर है कि 0 के लिए एस, 1 के लिए पी, 2 के लिए डी, 3 के लिए एफ, 4 के लिए जी। देखो बेटा, ये SPDFG इसका मतलब क्या है? देखो बेटा, एस का एक्चुअल मतलब होता है शार्प। क्या मतलब होता है? एस का मतलब होता है शार्प, यानी इसकी जो लाइंस आती है ना बेटा, ये स्पेक्ट्रल लाइंस, ये बहुत शार्प, बहुत क्लियरली मार्क्ड लाइंस होती है, इसलिए उसका शॉर्टकट में ऐसे लिखा है। इसी तरह पी का मतलब होता है प्रिंसिपल। पी का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल। नो, व्हाट द हेल इज प्रिंसिपल? प्रिंसिपल का मतलब हो गया जिस तरह से हमने सोची हुई है वैसी लाइंस आ रही है प्रिंसिपल। ठीक। डी का मतलब डिफ्यूज। डी का मतलब क्या होता है? डिफ्यूज, यानी जब डी पे गिरता है इलेक्ट्रॉन तो लाइन जो आती है वो क्लियर नहीं होती, वो डिफ्यूज सी होती है। दैट इज नॉट अ क्लियर लाइन। समझ में आई? ऑन द अदर हैंड, एफ का मतलब होता है फंडामेंटल। एफ का मतलब क्या है? एफ का मतलब है फंडामेंटल। अपनी अलग तरह की लाइन होगी फंडामेंटल। समझ में आई बात?
एस का मतलब क्या हो गया, पी का मतलब क्या हो गया, प्रिंसिपल, डी का मतलब क्या हो गया, डिफ्यूज्ड, और एफ का मतलब क्या हो गया, फंडामेंटल। याद रखने की जरूरत नहीं, वैसे बता दिया मैंने। हाँ, ये जरूर पता होना चाहिए, L0 मतलब S, L1 मतलब P, L2 मतलब D, L3 मतलब F, उसके बाद G अल्फाबेटिकली शुरू करते हैं। G का मतलब होता है जनरलाइज्ड। क्या, जनरलाइज्ड। किसके बाद हमने जनरलाइज कर दिया, इसके बाद जनरलाइज कर दिया कि अल्फाबेटिकली चलो GHIJKLMNOP। ठीक, P तो यूज कर चुके हैं तो P यूज नहीं करेंगे, अरे अभी तक वहां आए नहीं। ठीक, तो बेटा अब देखो इधर ध्यान देना, जैसे हमें यहां से समझ में आया कि फर्स्ट शेल में ये सब शेल कितनी है, एक, अब उसका नाम क्या होगा, उस शेल का नाम क्या होगा, ये ध्यान दीजिएगा। देखो L को ऐसे लिखते हैं 1, और L0 मतलब S, यानी 1S। ठीक है, तो बेटा फर्स्ट शेल में एक सब शेल होती है जिसका नाम 1S होता है, जिसका नाम हमने क्या रखा, 1S। अब यहां पे आ जाओ सेकंड में, बेटा N तो एज इट इज लिखना है 2 का 2, अगर L0 हुआ तो 0L मतलब S, तो एक तो 2S की पॉसिबिलिटी है, और यहां पे भी 2 तो है ही है, बट L की वैल्यू 1 मतलब P, यानी P, यानी सेकंड शेल में दो सब शेल्स की पॉसिबिलिटी है, एक 2S और एक 2P। समझ में आई बात, एक 2S एक 2P, जिसको नहीं आई आगे समझ। देखो 3 को तो एज इट इज लिखना ही लिखना है हमें, अब पहले L की वैल्यू 0, 0 कॉरेस्पॉन्ड टू S, 3S, फिर 3 को एज इट इज लिखना ही लिखना है। ठीक, 1 का मतलब P1, 1 L, अगर L की वैल्यू 1 है तो क्या आएगा P, 3P। ठीक है जी, P छोटे वाला लिखना, बड़े वाला नहीं भाई। उसी तरह से अगर 2 है L की वैल्यू तो क्या आएगा D, तो यहां लिखेंगे 3D। यानी फर्स्ट शेल में सिर्फ एक ही सब शेल होती थी और उसका नाम होता था 1S। सेकंड सब शेल में हमें दो सब शेल मिलती थी, उसका नाम होता था 2S और 2P। ठीक, थर्ड सब शेल में बेटे हमारे पास 3 सब शेल्स होती थी, थर्ड मेन शेल में 3 सब शेल होती थी, 3S 3P 3D। अब यहीं से गेस करो कि अगर मेरे पास फोर्थ शेल होती तो उसमें कौन कौन से सब शेल्स होते, 4S 4P 4D 4F, 4S 4P 4D 4F। इसी तरह से 5S 5P 5D 5F 5G। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ऐसे करके मेन शेल के अंदर सब शेल इसने बताई, और उसी से हमें क्या पता चला, फाइन लाइंस। जैसे मैंने कहा कि बाल्मर लाइन जो होती हैं वो तब बनती है जब इलेक्ट्रॉन सेकंड पे गिरता है, बाल्मर लाइन तब बनती है जब इलेक्ट्रॉन सेकंड पे गिरता है। अब सेकंड में दो सब शेल है, 2S और 2P, तो भैया दो अलग अलग जगह पे गिरेंगी तो एक लाइन दो लाइंस में बट जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन 2S पे गिरा, दूसरा वही इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह 2P पे गिरा, तो भैया लाइंस तो सेम ही आई, ठीक 2 पे आई, बट एक S पे और एक P पे, इसलिए एक ही मेन लाइन दो फाइन लाइंस में बट गई, क्योंकि एक S पे गिरा है और दूसरा P पे गिरा। गिरे तो सेकंड शेल पे ही है, पर एक S पे और दूसरा P पे, इसलिए एक मेन लाइन फाइन लाइंस में बट जाती है। और यहीं से समझ में आया था कि मेन शेल के अंदर सब शेल्स हुआ करती हैं। ठीक है बच्चों, तो बेटा देखो सबसे पहली बात, पहला हमारे पास था, फटाफट से क्विकली इसको रिव्यू करो क्योंकि बार बार रिव्यू करने से समझ में आ जाएगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता था बेटा, मेन शेल्स, मेन लाइन का स्पेक्ट्रम, मेन शेल 1 2 3 4, ये एनर्जी बताता था, एनर्जी की वजह से हमें डिस्टेंस पता चलता था और साइज ऑफ शेल पता चलता था। उसके बाद एजिमुथल क्वांटम नंबर, जिसको सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी बोला, सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी बोला, एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोला।
ये हमें फाइन लाइंस इन द स्पेक्ट्रा बताता है। स्पेक्ट्रा की जो मेन लाइन है वो अलग अलग लाइन में क्यों बट जाती है। ये बोलता है मेन शेल के अंदर क्या होती है, सब शेल्स होती हैं। और सब शेल्स कैसे निकालते हैं, 0 से n-1 तक ये सब शेल्स का नंबर होता है। फर्स्ट शेल में एक सब शेल होती है, सेकंड शेल में 2 होती है, थर्ड शेल में 3 होती है, चार शेल में 4 सब शेल्स होती है, पांचवी शेल में 5 सब शेल हो जाएंगी। सब शेल जो है वो L से डिनोट किया जाता है और L की वैल्यू अगर 0 होगी तो S लिखेंगे, L की वैल्यू 1 होगी P लिखेंगे, 2 होगी D लिखेंगे, 3 होगी F लिखेंगे, 4 होगी G लिखेंगे, फिर उसके बाद अल्फाबेटिकली शुरू हो जाएंगे। ये SPDF हमने चुना हुआ है, उसके बाद हम अल्फाबेटिकली शुरू हो जाएंगे। S का मतलब शार्प, P का मतलब प्रिंसिपल, D का मतलब डिफ्यूज और F का मतलब फंडामेंटल, G का मतलब जर्नलाइज्ड। इस तरह से फर्स्ट शेल में सिर्फ 1S, सेकंड शेल में 2S 2P, थर्ड शेल में 3S 3P 3D, फोर्थ शेल में 4S 4P 4D 4F एंड सो ऑन। इस तरह से मेन शेल के अंदर सब शेल हुआ करती है। अब अगली बात कि सर अगर ये ठीक है, ये समझ में आ गया सब शेल, तो इसको एंगुलर क्वांटम नंबर क्यों बोला, एंगुलर क्वांटम नंबर क्यों बोला। तो चलो अब हम समझते हैं इसको एंगुलर क्वांटम नंबर क्यों कहा। देखो जी, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कभी भी खड़ा हुआ नहीं होता, वो लगातार मूव करता चला जाता है। एक इलेक्ट्रॉन कभी भी खड़ा हुआ नहीं होता, वो लगातार मूव करता रहता। आप एक काम करो, एक पत्थर लो, पत्थर के साथ रस्सी बांधो और उसको यूं करके घुमाओ, यानी बाहर को फोर्स लगाओ, अंदर को फोर्स लगाओ, तो वो लगातार मूव करेगा ना भाई। अब जितनी लंबी रस्सी बांधोगे उतना वो स्लो मूव करेगा, जितनी छोटी रस्सी बांधोगे उतना फास्ट मूव करेगा। बेटा इसी तरह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक स्ट्रिंग की तरह है। और न्यूक्लियस जब उसको फोर्स लगाता है वो अंदर भी आता है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको बाहर भी लेके जाती है, तो अंदर बाहर को फोर्स लगने से इलेक्ट्रॉन मूव करता है। अब जितना वो दूर ज्यादा होगा उतना स्लो मूव करेगा, जितना वो पास होगा उतना फास्ट मूव करेगा। यानी उसका जो मोमेंटम है वो न्यूक्लियस से उसकी दूरी पे डिपेंड करता है। जितना दूर होगा उतना मेरे बच्चे, उतना ज्यादा हमारे पास उसका मोमेंटम कम होगा, और जितना पास होगा उतना मोमेंटम एक्चुअली ज्यादा होगा। अब बेटे ये मोमेंटम जो है ये कोई स्ट्रेट लाइन में तो नहीं मूव कर रहा, ये ऐसे रेडियली मूव कर रहा है, इसलिए ऐसे मोमेंटम को बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। देखो बेटे हम पहले ही पढ़ चुके बोहर के मॉडल में कि एंगुलर मोमेंटम जो मेन शेल का निकालते हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ मेन शेल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ मेन शेल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ मेन शेल। बेटे मेन शेल के लिए बोहर ने फॉर्मूला दिया था MVR is NH upon 2 pi, MVR upon MVR is equal to, MVR क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम is NH upon 2 pi। मैंने आपको समझाया था कि साइंटिस्ट लोग इसको ऐसे लिख देते हैं NH डिराक, H के ऊपर डंडा सा लगा देते हैं, इस डंडे को डिराक बोलते हैं। और H डिराक का एक्चुअल मतलब क्या होता है, तुम्हें बताया था H डिराक का एक्चुअल मतलब H/2 पाई। तो हमें बार बार H/2 पाई नहीं लिखना पड़े, इसलिए H के डंडा लगा देते सीधे शॉर्टकट में। तो H डिराक लिख लो चाहे NH/2 पाई। पर ये तो मेन शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है, उसमें बेटा एक कंट्रीब्यूशन होगी सब शेल की। तो जो सब शेल की कंट्रीब्यूशन होती है इस एंगुलर मोमेंटम में, उसको अपन बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो दूसरी चीज जो हम निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं ऑर्बिटल, ऑर्बिटल
ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है जी। जब अपन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं तो हमारे पास आएगा mv/r इज अंडर रूट ऑफ l इंटू l प्लस 1 इंटू h अपॉन 2 पाई। यानी अगर हम एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो बेटा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम mvr जो है वो किसके बराबर है बेटा, वो अंडर रूट ऑफ l इंटू l प्लस 1 h डिराक, और h डिराक क्या होता है h बाय 2 पाई। ठीक, ये h डिराक बाहर है बेटा, ये अंडर रूट के अंदर नहीं है, यानी h बाय 2 पाई बाहर है, अंडर रूट के अंदर नहीं है। तो यहां से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकला, और इसमें क्या यूज हुआ, इसमें L यूज हुआ, और L क्या होता था, एजीमुथल क्वांटम नंबर, क्योंकि ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताता है इसलिए इसको एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोला जाता है। विजिबल, क्लियर? ये पीछे अक्षर लिखे हुए साफ दिखाई दे रहे हैं? ओके, चलो अब देखो बेटा लोग, हम क्या चाहते थे, हम चाहते थे कि सर ये समझा दो ये एंगुलर मोमेंटम क्या है, ये पूरी तरह समझ में नहीं आ रही कहानी। देखो बेटा, कल को आपको बोल दिया फाइंड द एंगुलर मोमेंटम, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। अब ध्यान देना बेटा, बोला ऑफ फिफ्थ शेल, फिफ्थ शेल। अगर बेटे फिफ्थ शेल का बोला है यानी मेन शेल का बोला है, मेन शेल के लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा बेटा, मेन शेल के लिए फॉर्मूला लगेगा ऊपर वाला, बोहर वाला, दैट इज mvr इज इक्वल टू n क्या आ गया अब 5h अपॉन 2 पाई, यानी इसका आंसर आ गया h 5h डिराक। वहीं पर बेटे अगर हमें ये बोल दिया कि हमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताओ, नाम शब्द यूज कर लिया ऑर्बिटल, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ 5s। अब जब s आ गया तो s का मतलब तो सब शेल है, ठीक, अगर अकेला 5 था तो मेन शेल था, पर जब s आ गया साथ में तो सब शेल हो गया। अब बेटे इसका क्या फॉर्मूला होगा, अब इसका फॉर्मूला होगा mvr इज रूट ऑफ l इंटू l प्लस 1 h बाय 2 पाई। अब s के लिए l की वैल्यू बोलो बेटे, s के लिए l की वैल्यू क्या होती है बेटे, s के लिए l की वैल्यू 0 शून्य। तो हमने यहां पर mvr इज इक्वल टू क्या भर दिया बच्चे, 0 इंटू 0 प्लस 1 h अपॉन 2 पाई। तो बच्चा लोग आंसर क्या आया, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। तो 5s का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, मेन शेल का नहीं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वो 0 है, ठीक है जी। इसी तरह से बेटे अगर कल को मेरे को बोल मरे कि सर जी 5p का बताओ, अब p हमेशा हमारे पास फिर से क्या आ गई, सबशेल, तो इसका मतलब सबशेल का पूछा, सबशेल का पूछा है तो mvr p के लिए l की वैल्यू बोलो जरा, p के लिए l की क्या वैल्यू होती है, जल्दी लिखो, 1। तो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू h अपॉन 2 पाई। तो क्या आंसर आया, रूट ऑफ 2h अपॉन 2 पाई। ठीक, जिसको या तो हम रूट 2h डिराक लिख सकते हैं क्योंकि h डिराक तो h बाय 2 पाई होता है, और यहां इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, h अपॉन रूट 2 पाई भी आंसर इसका आ सकता है। तो आप देखो, अगर आपको सिंपली SPDF नहीं लिख के दिया है, सिंपली बोला फिफ्थ शेल फोर्थ शेल, तो ये वाला फॉर्मूला लगाने का क्लियर हो गया। बट अगर SPDF लिख के दिया और साथ में लिख के दिया ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो ये वाला फॉर्मूला लगाने का, दोनों में फर्क समझ में आ गया। और जब हम बेटा इससे करेंगे क्वेश्चन में और भी ज्यादा समझाऊंगा।
अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हें ये समझाने की कोशिश की है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और ये जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ मेन शेल, इसमें फर्क कहाँ है और क्यों है। ठीक, ये सब शेल की कंट्रीब्यूशन है, ये मेन शेल की कंट्रीब्यूशन है, इससे डिस्टेंस है, और ये एक्चुअली शेप के बारे में बताता है, वो आगे जाके अपन क्लियर करेंगे। तो बेटा जी आपको समझ में आ गया कि एंगुलर क्वांटम नंबर क्या और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई। अब चलते हैं हम तीसरे क्वांटम नंबर पे। बेटा ये नोट कर लिया आपने? अरे यस नो कुछ लिख दिया करो, ये नोट कर लिया आप लोगों ने? इतने सारे बच्चे हैं, यस एक आधे दो 10 बच्चों की नहीं आती है सर। नोट कर लिया, फटाफट से यस नो लिखो, माइक मत ऑन रखा करो बेटा, बाकियों को परेशानी होती है। सर डाउट है। हाँ जी पूछो, डाउट क्या है? सर टोटल 5 शेल होते हैं 7 होते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, शेल अनगिनत होते हैं, ये सिर्फ प्रोबेबिलिटीज है। ठीक, ऐसा कोई तो भी नहीं मेन होता शेल है। हमेशा 5 ही होता है? क्या जो क्या मेन बेटे? शेल होते हैं, मेन शेल होते हैं हमेशा 50 होते हैं? नहीं बेटा, मैंने बोला अनगिनत शेल है, चलते चले जाएंगे जिंदगी में, अभी हमें जरूरत नहीं पड़ी। अभी हमारे जितने भी आइटम है उसमें 7 शेल के अंदर अंदर ही सब कुछ आ जाता है, बट अदरवाइज शेल्स सिर्फ बेटा इमेजिनरी चीजें हो गई है। इमेजिनरी मतलब हम बोल सकते हैं भी 1,00,000वां शेल भी हो सकता है, वो इमेजिनरी है। ऐसे ही 7वां शेल 8वां शेल ये इमेजिनरी, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट शेल में ही आ गया, लेकिन हम ये भी बोल सकते हैं हाइड्रोजन में 5th शेल है, वो 5th शेल इमेजिनरी शेल है उसकी बेटा। ठीक, ये शेल जब इमेजिनरी हो जाती है तो इसकी कोई अंतिम वैल्यू नहीं है। ठीक, अभी वो समझ में आएगा धीरे धीरे, तो वो भी टेंशन ना। अब देखो बेटे जी आगे चलते हैं। अब हम तीसरा क्वांटम नंबर पढ़ने की कोशिश करेंगे, थर्ड क्वांटम नंबर। जो बेटे हम तीसरा क्वांटम नंबर पढ़ना चाह रहे हैं, क्वांटम नंबर 3। ठीक, थर्ड क्वांटम नंबर हमारे पास आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखो जब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बात करें, स्मॉल m से लिखते हैं, ठीक, और या फिर m के पैर में छोटा सा l लगा देते हैं, ये एक ही बात होती है, m के पैर में छोटा सा l लगा दिया जाए या m लिख दिया जाए, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या एक्सप्लेन करता है, ये क्यों आया बेटा? ये डिस्कस हुआ था टू एक्सप्लेन ज़ीमैन इफेक्ट, टू एक्सप्लेन ज़ीमैन इफेक्ट। ये ज़ीमैन इफेक्ट एक्सप्लेन करने के लिए आया था। नाउ व्हाट द हेल इज ज़ीमैन इफेक्ट? बेटा ज़ीमैन इफेक्ट होता है स्प्लिटिंग अप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में जो स्पेक्ट्रल लाइंस है वो बट जाती हैं। जैसे हम कभी किसी स्पेक्ट्रा के और किसी स्पेक्ट्रा को बनाएं पर मैग्नेटिक फील्ड में बनाएं, तो जो फाइन लाइंस है वो भी आगे बढ़ जाती हैं, उसके भी टुकड़े हो जाते हैं। So that splitting up of spectral lines in the presence of magnetic field is called as Zeeman effect. और ऐसा ही मैंने बताया था कि splitting up of spectral lines in the presence of electric field is called as Stark effect. यानी ये मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग या स्टार्क इफेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिटिंग, Zeeman effect था splitting up of spectral lines in the presence of magnetic field, and Stark effect था splitting up of spectral lines in the presence of electric field. इन दोनों को एक्सप्लेन कौन करता है कि ऐसा क्यों होता है? इन दोनों को एक्सप्लेन करता है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब कैसे एक्सप्लेन करता है, ध्यान से सुनिए। एक देश के अंदर कुछ स्टेट्स दिया, मैं बाद में कुछ लेता हूं क्वेश्चन आपका बेटे, ठीक,
आपका क्वेश्चन पक्का लूंगा, थोड़ा समझ लेंगे बाद में, ठीक, पहले समझ लें इस बच्चे। देखो बेटे, एक देश के अंदर कुछ स्टेट्स होती हैं और स्टेट के अंदर कुछ टाउन्स होते हैं। सिमिलरली हमारे मेन शेल के अंदर सब शेल होती है और सब शेल के अंदर डिफरेंट ओरिएंटेशंस होती हैं। ओरिएंटेशंस का मतलब क्या? ओरिएंटेशंस का मतलब क्या कि क्या इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस पे पड़ा है या क्या इलेक्ट्रॉन वाई एक्सिस पे घूम रहा है या क्या इलेक्ट्रॉन जेड एक्सिस पे घूम रहा है और क्या एक्स वाई प्लेन में है या क्या एक्स जेड प्लेन में है, कहां पर है, ठीक, वो बेसिकली हमें ओरिएंटेशन कहते हैं। तो बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है किस प्लेन में किस एक्सिस में है, उसको बेटा अपन ज़ीमैन इफेक्ट, उसको ओरिएंटेशंस बोलते हैं। तो मैंने बोला कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है मेरे बच्चे, ठीक, ये हमें ज़ीमैन इफेक्ट एक्सप्लेन करता है। क्यों? ये कहता है कि एक मेन शेल होती है, मेन शेल के अंदर सब शेल्स होती हैं और सब शेल के अंदर डिफरेंट ओरिएंटेशंस होती हैं, यानी दिस एक्सप्लेन्स ओरिएंटेशंस in a subshell। सबशेल के अंदर डिफरेंट ओरिएंटेशंस, इन्हीं ओरिएंटेशंस को बेटा बाद में बोला गया ऑर्बिटल्स। यहीं से निकलते हैं ऑर्बिटल्स, इन्हीं ओरिएंटेशन में पाए जाते हैं ऑर्बिटल्स। ओरिएंटेशन पे होगी ना, इलेक्ट्रॉन है कहां पर, उन्हीं रीजन में जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल ही तो बोलते हैं। ऑर्बिटल इज रीजन इन स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ये वो रीजन है स्पेस का जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो सकती है, ठीक। तो ये ओरिएंटेशन बताता है हमें, यानी कहता है कि एन ने बताया मेन शेल, उसके अंदर एल ने बताया सब शेल, सब शेल के अंदर छोटे छोटे ऑर्बिटल्स, उन ऑर्बिटल को किसने बताया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने। अब ये कैसे निकला, ध्यान देंगे। देखो बेटा, जो एम की वैल्यूज होती हैं, यानी कितने ऑर्बिटल्स होंगे, वो होती है -L2 + L इंक्लूडिंग जीरो, -L से लेके +L इंक्लूडिंग जीरो। जैसे बेटा देखो, यहां मैं लिखता हूं ऊपर सब शेल, यहां क्या लिखता हूं कि सब शेल कौन सी है, ठीक है जी, और फिर यहां लिखूंगा मैं उसका L क्या है, ठीक। उसके बाद उसके m की वैल्यूज कितनी है और फिर उसमें ऑर्बिटल्स कितने हैं। ध्यान देना, बहुत इजी है। देखो बेटे, पहली सबशेल मान लो अपन बोलते हैं S, पहली सबशेल कौन सी थी, S। S के लिए L की वैल्यू क्या होती है, 0। अगर L की वैल्यू 0 हुई तो M की वैल्यू -L से +L इंक्लूडिंग 0, तो बेटा इसकी वैल्यू भी 0 हुई। 0 एक वैल्यू है, इसका मतलब हमारे पास सिर्फ एक ऑर्बिटल इसमें पाया जाएगा, ए की वैल्यू है तो एक ऑर्बिटल होगा, इसलिए एस शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, हम उसको ऐसे बना देते हैं, ये कोई भी एस शेल है, ठीक। और वो डब्बा सामने ऑर्बिटल बना दिया, ये तो सिर्फ डब्बा, ऐसा नहीं होता ऑर्बिटल, ये तो सिर्फ बताया मैंने कि ऐसे हम एस में एक ऑर्बिटल बोलते हैं। अब बात करते हैं पी सब शेल। पी सब शेल के लिए एल की वैल्यू बोलो बेटा, पी सब शेल के लिए एल की वैल्यू 1। अगर एल की वैल्यू 1 है तो एल की वैल्यू -1, 0, +1, -L से लेके +L तक इंक्लूडिंग 0, -1 से लेके +1 तक इंक्लूडिंग 0। कितनी वैल्यूज आई, 3। इसलिए पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं।
तो अगर हमने p सब सर्कल को ऐसे बनाया, ठीक, ऐसे अगर बना दिया तो उसमें 3 ऑर्बिटल होंगे, ठीक। नाम फिर कभी बता दूंगा, एक को px, एक को py, एक को pz बोलते हैं, ठीक। ये क्यों बोलते हैं, जब शेप बताऊंगा तब क्लियर कर दूंगा। यानी एक की प्रोबेबिलिटी x एक्सिस के राउंड, एक की प्रोबेबिलिटी y एक्सिस के राउंड, एक की प्रोबेबिलिटी z एक्सिस के राउंड, ठीक। उसका SPD, d के l की वैल्यू 2, अगर l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू बोलो -2, -1, 0, +1, +2। फटाफट से बोलो कितनी वैल्यूज आई सर, 5। तो ऑब्वियसली कितने ऑर्बिटल आए डी में, 5। इसलिए डी सबशेल अगर मैं यूं बना देता हूं तो मैं कितने ऑर्बिटल बनाऊंगा उसके अंदर 5 ऑर्बिटल बनाऊंगा। और इन 5 ऑर्बिटल का नाम वो बाद में बता दूंगा कैसे लिखते हैं, dz², dx² टू y², ठीक। फिर dxy, dz², dx² टू y², dxy, dyz, dxz। ये अभी रखने की जरूरत नहीं, ये मैं बता दूंगा अपने आप जब भी आएंगे, ठीक। ऐसे 5 ऑर्बिटल। तो फटाफट बताओ एफ में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, क्विकली जल्दी बताओ, एफ में कितने ऑर्बिटल्स होंगे। बिल्कुल सही दिया, गुड संचित, वेरी गुड गुंजन, यस शाबाश, सारे अच्छा लिख रहे हैं। सो ऑब्वियसली एफ की वैल्यू अगर 3 हुई तो एल की वैल्यू -3 से शुरू हो जाएगी, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, -3 से लेके +3 तक कितनी वैल्यू हुई, 7 वैल्यूज। तो एफ में 7 सबशेल्स होंगे, 7 ऑर्बिटल्स होंगे। तो देखो मेरे दोस्तों, यहां से हमें ऑर्बिटल्स का ज्ञान हुआ, तो हमें समझ में आया कि एक मेन शेल होती है, मेन शेल में कुछ सब शेल्स होते हैं, सब शेल के अंदर कुछ ऑर्बिटल्स होते हैं, और ऑर्बिटल जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन पड़े हुए होते हैं। अब ये कैसे ज़ीमैन इफेक्ट को एक्सप्लेन करता होगा। मान लो ये हमारे पास 3 एक्सिस है, y एक्सिस, z एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, x एक्सिस। मेरे बच्चे, अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड x एक्सिस पे लगा दी, ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का और ये साउथ पोल है मैग्नेट का, मैंने x एक्सिस पे लगा दी, तो जो इलेक्ट्रॉन x एक्सिस पे होंगे वो तो इसकी तरफ अट्रैक्ट या रिपेल होंगे, अट्रैक्ट होंगे। मैग्नेटिक फील्ड तो है ना इलेक्ट्रॉन की, तो जो x एक्सिस वाले हैं वो तो बेटा इससे इन्फ्लुएंस होंगे, लेकिन y और z वाले इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। जैसे मान लो अपने पास p था, मान लो अपने पास p था, तो p में 3 ओरिएंटेशन थी, px, py, pz। अगर मान लो, और ये मान लो सारे सेकंड वाली शेल के, सेकंड 2px, 2py, 2pz है, यानी ये 3 ऑर्बिटल जो है हमारे पास, ये 2px, 2py और 2pz बता रहे हैं। यानी मेन शेल 2 है, सब शेल p है और ओरिएंटेशन xyz है। अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो जब इलेक्ट्रॉन इस पे गिरेगा तो भैया एनर्जी इनकी सेम होगी, उस समय तो फर्क है नहीं, एनर्जी सेम वालों को बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं, डीजेनरेट। जब सेम एनर्जी होती है तो बोलते हैं डी जेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स मतलब ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी, ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी। जब तक हमने इसमें मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई तो बेटा इनकी एनर्जी सेम थी। तो इलेक्ट्रॉन ऊपर से गिरता था
तो सेम एनर्जी बाहर जाती थी तो एक ही लाइन बना करती थी। ठीक, उसकी हो सकता है 3 फाइन लाइंस बन जाती हो, मतलब 2 फाइन लाइंस, एक 2s वाला और एक 2p वाला, 2 फाइन लाइंस बन जाती हो, पर इसकी एनर्जी तो सेम है। px p by pz कहीं पे भी गिरे सेम ही लाइन बननी चाहिए, सेम वेवलेंथ बाहर जानी चाहिए। पर अब आपने मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, कहां पे लगा दी? x वाली। तो बेटा x वाला जो होगा वो तो इन्फ्लुएंस होगा, और ये इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। उससे ये 3 ऑर्बिटल अलग अलग टूट गए, इनकी एनर्जीज में डिफरेंस हो गया, इनकी एनर्जीज में डिफरेंस हो गया। इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं? स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। जब मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो क्या हुआ? जो एक्स एक्सिस वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो तो इन्फ्लुएंस हुए, लेकिन वाई और जेड वाले इन्फ्लुएंस नहीं हुए, उसमें एनर्जी का डिफरेंस आ गया। और एनर्जी का डिफरेंस आने की वजह से अब बेटा एक ही लाइन नंबर ऑफ लाइन में बट गई, और इसी को तो बोला था सीमेन इफेक्ट। अगर मैग्नेटिक फील्ड हटा देते थे तो क्या होता था? इनकी एनर्जी सेम, तो सेम ही लाइन आती थी। मैग्नेटिक फील्ड लगाने से इनकी एनर्जी अलग अलग, तो अलग अलग लाइन आएंगी, तो एक ही लाइन बट जाएगी मैग्नेटिक फील्ड में। हेंस अगर ऑर्बिटल होंगे यानी ओरिएंटेशंस होंगी, तभी हमारी मैग्नेटिक फील्ड में उसकी स्प्लिटिंग हो जाती है, और स्प्लिटिंग हो जाने की वजह से लाइंस अलग अलग बट जाती है। एंड दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड ओनली बिकॉज इट देयर आर ओरिएंटेशंस, एंड ओरिएंटेशंस आर कॉरेस्पॉन्डिंग टू ऑर्बिटल। मतलब इस तीसरे क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने हमें यह बताया कि मेन शेल के अंदर, सब शेल तो ठीक है, सब शेल के अंदर भी ऑर्बिटल होते हैं। तो समझ में आया कि हमारे एटम के अंदर मेन शेल होती होगी, मेन शेल के अंदर सब शेल होती होंगी, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते होंगे, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नाचते होंगे। बोलो क्लियर? तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर था मेरे बच्चों। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -L to +L इंक्लूडिंग 0 होती है, ये समझ में आना बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया? चलो जी, अब हम आगे करते हैं चौथा क्वांटम नंबर, लास्ट वन, फोर्थ क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर 4। देखो बेटा, क्वांटम नंबर 4 जो हमारे पास आया, इसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। बेटा सबसे पहली बात, अभी तक जो पहले 3 क्वांटम नंबर हमने पढ़े थे, दे वर सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। जो हमने क्वांटम मैकेनिक्स में वेव इक्वेशन पढ़ी थी, वो तीनों उसके सॉल्यूशन थे। बट सबसे पहली बात, स्पिन क्वांटम नंबर इज नॉट द सॉल्यूशन, not the solution of Schrodinger wave equation. स्पिन क्वांटम नंबर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं होते, पहली बात। ठीक, ये एक इंडिपेंडेंट वर्क है, 2 साइंटिस्ट ने जिन्होंने इनको निकाला था, और वो था बेटा अल्हनबेक and Goudsmit। ये 2 साइंटिस्ट थे, अल्हनबेक एंड गॉडस्मिथ, जिसने ये स्पिन क्वांटम नंबर निकाला था। बेटा ये अल्हनबेक एंड गॉडस्मिथ, कई लोग इसको गोल्डस्मिथ बोलते हैं, मेरे से पर्सनली ये बंदा मिला नहीं है ना, इसलिए मेरे को इसका पूरा नाम पता नहीं है। जो बुक्स में पढ़ा वही तो मैं पढ़ा रहा हूँ कि भैया यहाँ पे अल्हनबेक और गॉडस्मिथ ऐसे 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्पिन क्वांटम नंबर को बताया। बोला कि इलेक्ट्रॉन ना केवल न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है, बट इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पर रोटेट भी करता है, जिसको हम स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जैसे अर्थ सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, लेकिन अपनी धुरी पे भी वो
लगातार क्या करती है, रोटेट करती है। अर्थ की रिवॉल्यूशन भी होती है और अर्थ की रोटेशन भी होती है। इसलिए इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व भी करता है और इलेक्ट्रॉन रोटेट भी करता है। रिवॉल्यूशन पहले 3 हम बता चुके हैं, उससे हम एक्सप्लेन कर सकते कहां है कहां नहीं, लेकिन ये बोलता है चौथा क्वांटम नंबर जो स्पिन क्वांटम नंबर है, ये रोटेशन के बारे में बताता है, इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्यूशन के बारे में। तो कहता है स्पिन क्वांटम नंबर tells us about the rotation of electrons on its own axis। ठीक, रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स ओन एक्सिस। ठीक, बेटा कहता है स्पिन की सिर्फ 2 वैल्यूज हैं, ईदर प्लस हाफ और माइनस हाफ। यानी स्पिन क्वांटम नंबर की सिर्फ 2 ही वैल्यू होती है, प्लस हाफ या माइनस हाफ। ठीक, बाद के लोगों ने ऐसा बोलना शुरू कर दिया, प्लस हाफ मतलब क्लॉकवाइज और माइनस हाफ मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, या प्लस हाफ मतलब पैरेलल और माइनस हाफ मतलब एंटी पैरेलल। बेटा मैं तुम्हें बता देना चाहूंगा कि ये दोनों बातें बिल्कुल गलत हैं। ये वो लोग पढ़ाते हैं जो खुद लड्डू होते हैं, जिनको खुद कुछ नहीं आता। समझ में आई? ना तो प्लस हाफ का मतलब क्लॉकवाइज है और ना तो माइनस हाफ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ना प्लस हाफ का मतलब पैरेलल, ना इसका एंटी पैरेलल। तो सर क्या है? देखो बेटे, ये जो होती हैं ये 2 क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट्स होती हैं। क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट्स होती हैं, स्पिन स्टेट्स which do not have any classical analog। अब इस लाइन का मतलब समझ लो जरा। देखो बेटा, हम ना 2 वर्ल्ड्स में जीते हैं। एक वर्ल्ड मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड जिसको अपन क्लासिकल वर्ल्ड बोलते हैं, जिसमें मैं और आप रहते हैं। मैं क्लासिकल वर्ल्ड का प्राणी हूं, आप भी क्लासिकल वर्ल्ड के प्राणी, हमारे आसपास सारी चीजें क्लासिकल वर्ल्ड की। और एक होता है क्वांटम वर्ल्ड। बेटा क्वांटम वर्ल्ड माइक्रोस्कोप के नीचे बहुत छोटा, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये क्वांटम वर्ल्ड। ठीक, तो ये कहता है कि ये क्वांटम वर्ल्ड की 2 स्पिन स्टेट्स हैं। These are 2 quantum mechanical spin states which do not have any classical analog। मतलब क्लासिकल वर्ल्ड में उसका और कोई सेम एग्जाम्पल नहीं होता। एनालॉग का मतलब होता है सेम एग्जाम्पल, और क्लासिकल एनालॉग मतलब क्लासिकल वर्ल्ड में कोई और इसका एग्जाम्पल ही नहीं है। यानी हम बता नहीं सकते भी इलेक्ट्रॉन स्पिन कैसी होती होगी, हमें पता नहीं है, क्योंकि क्लासिकल वर्ल्ड में उसका कोई और एग्जाम्पल हमारे पास है नहीं। समझ में आई? क्लियर? पर आप देख लीजिएगा आजकल बेटा ऑनलाइन का जमाना है, ठीक, और नेट सबके पास अवेलेबल है। बेटा प्लीज जाके ना आप कभी भी किसी साइट पे पढ़िएगा, 99% गधे यही पढ़ा रहे हैं कि एस अगर प्लस हाफ होगा तो क्लॉकवाइज बोलना, माइनस हाफ होगा तो एंटी क्लॉकवाइज बोलना, क्योंकि उनको पता ही कुछ नहीं होता। जीरो नॉलेज है, लड्डू है वो लोग। चेक कर लेना, 85% लोग यही पढ़ाएंगे। जबकि ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया बेटा। क्या पूछा गया? बोला प्लस हाफ माइनस हाफ मींस। ए ऑप्शन था क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, बी ऑप्शन था पैरेलल एंटी पैरेलल, सी ऑप्शन था 2 क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट्स which do not have any classical analog। तो these are 2 quantum mechanical spin states जिसका क्लासिकल एनालॉग कोई और एग्जांपल नहीं है। तो सर फिर बुक्स क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्यों लिखती? देखो बेटा, जब चार्जेस डिस्कवर हुए, फैराडे ने चार्ज
डिस्कवर किए तो उसने बोला एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज। एक बात बताऊं, प्लस चार्ज के माथे पे लिखा था प्लस है, यहाँ वो एड ऑन होता था। माइनस चार्ज के माथे पे लिखा था, चीख चीख के बोलता था मैं माइनस। ऐसा तो नहीं ना। वो तो सिर्फ दो चार्ज को डिस्टिंग्विश करने के लिए एक को उसने प्लस बोल दिया, एक को माइनस बोल दिया। अगर उस समय उसने बोल दिया होता दिस इज ही चार्ज, दिस इज शी चार्ज, तो आज क्या पढ़ रहे होते? ही चार्ज, शी चार्ज। बोल देता ये मेल चार्ज, ये फीमेल चार्ज, तो आज क्या पढ़ रहे होते? मेल चार्ज, फीमेल चार्ज। बोलता है रेड चार्ज, ये ब्लू चार्ज, तो आज क्या पढ़ रहे होते? रेड चार्ज, ब्लू चार्ज, है ना। वो तो सिर्फ डिस्टिंग्विश करने के लिए उसमें दो चीजें लगा। ऐसे ही जब अलेनबर्ग गॉडस्मिथ ने बोला कि दो स्पिन होती है, तो क्लासिकल वर्ल्ड के लड्डू पूछते हैं कैसी होती है, हमें कैसे पता चलेगा? अब उन्होंने समझाया, भाई देखो क्लासिकल वर्ल्ड में हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते यार। तो बोला हमें कैसे पता चलेगा फिर? तो बोला यार ऐसा समझ लो जैसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दो स्पिन्स हैं, क्वांटम वर्ल्ड में भी ऐसी दो स्पिन्स होती है, हालांकि एक दूसरे से मैच नहीं करती है, बट जैसे वहां दो पॉसिबिलिटी है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वैसे यहाँ पे प्लस हाफ और माइनस हाफ, ये दो वैल्यूज। और लोगों ने क्या समझ लिया कि प्लस हाफ का मतलब क्लॉकवाइज, माइनस हाफ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, वो गलत था। ठीक, तो याद रखना कि डेफिनेटली बुक्स लिखते हैं क्लॉकवाइज, बट वो प्लस हाफ नहीं, वो माइनस हाफ भी क्लॉकवाइज हो। क्लॉकवाइज ये तो सिर्फ समझाने के लिए कि दो अलग अलग तरह की स्पिन को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज या पैरेलल एंटी पैरेलल बोल देते हैं। अदरवाइज दीस आर टू क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट्स which do not have any classical analog। अब इससे एक बात क्लियर हो गई कि दो स्पिन्स हो सकती है। तो एक बात क्लियर ये भी हो गई कि एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होंगे ऑपोजिट स्पिन्स वाले। एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होंगे ऑपोजिट स्पिन्स वाले, एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ। खैर इसको आगे एक रूल था, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, उसने बोला था कि एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। खैर एनी हाउ, पर एक है कि अगर एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन हुए तो एक प्लस हाफ होगा, एक माइनस हाफ, दोनों की सेम स्पिन नहीं होती। क्लियर? अब बेटा इससे ना देखो, अब जो आपका एटम का इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम है, उसमें बेटा देखो सबशेल की कंट्रीब्यूशन तो आ गई, बेटा स्पिन की कंट्रीब्यूशन भी आ गई। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन ओनली एंगुलर मोमेंटम, स्पिन ओनली एंगुलर मोमेंटम हम ये भी निकाल सकते हैं। तो स्पिन ओनली एंगुलर मोमेंटम बोलता है अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस प्लस वन इंटू एच अपॉन 2 पाई, यानी एल की जगह एस आ गया, फिर एस इज टोटल स्पिन, यहां एस क्या होगा? टोटल स्पिन होगा। समझ में आई? और जो टोटल एंगुलर मोमेंटम किसी भी इलेक्ट्रॉन का होता है उसको जे से लिख देते हैं, जे से, और वो जे जो होगा वो बेटा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम दोनों को मिला के होता है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम प्लस स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, इन दोनों को मिला करके टोटल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलता है। ठीक, तो ये चौथा क्वांटम नंबर था। तो बेटा दिस वाज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो एक बार क्विक रिव्यू क्या कि भैया हमें सबसे पहले मिला एन, एन क्या बताता है? मेन शेल, मतलब वो एक्सप्लेन करता है कि मेन लाइंस क्यों बनती है, क्योंकि मेन शेल होती है। वो हमें एनर्जी भी बताता है, डिस्टेंस भी बताता है न्यूक्लियस से, इसलिए साइज ऑफ शेल बताता है, यानी वो बेसिकली मेन शेल बताता है। मेन शेल के बाद क्या होती है? सब शेल। सब शेल कौन बताता है? एल। एल की वैल्यू 0 से लेकर के n-1 तक होती है, वो बताता है एक मेन शेल के अंदर सब शेल होती है। अगर एल की वैल्यू 0 हो तो एस, एल की वैल्यू 1 हो तो पी, एल की वैल्यू 2 हो तो डी, एल की वैल्यू 3 हो तो एफ, एल की वैल्यू 4 हो तो जी। एस का मतलब शार्प, डी का मतलब डिफ्यूज्ड, एफ का मतलब फंडामेंटल, जी का मतलब जनरलाइज्ड। ऐसे मेन शेल के अंदर सब शेल्स होती हैं। ठीक, और एल को हम एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम बताता है, जिसका फॉर्मूला ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताता है, जिसका फॉर्मूला लेते हैं mvr इज अंडर रूट ऑफ l इंटू एल प्लस 1 इंटू एच बाय 2 पाई। ठीक, वो हमारे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताता है। ठीक, तो उससे हम ये भी निकाल लेते हैं। तो मेन शेल के अंदर सब शेल्स बताता है हमें एंगुलर ये एजीमुथल क्वांटम नंबर।
फिर हमें पता चला कि भैया मैग्नेटिक फील्ड में ये लाइन स्पेक्ट्रल लाइंस और बढ़ जाती हैं, ज़ीमैन इफेक्ट, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने एम को डिस्कस किया। बोला मेन शेल के अंदर कुछ ओरिएंटेशंस होती हैं, कुछ डायरेक्शंस होती हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसको ऑर्बिटल्स में कॉरेस्पॉन्ड किया गया। ये ऑर्बिटल्स की डेफिनेट ओरिएंटेशंस होती हैं, यानी एक्स एक्सिस पे होगा, वाई पे होगा, एक्स वाई प्लेन में होगा, कहां होगा, उसकी डेफिनेट ओरिएंटेशंस वो हमें एम बताता है। और m की वैल्यू -l से +l तक होती है इंक्लूडिंग 0। ठीक, तो उससे हमें पता चला s के अंदर 1 ऑर्बिटल होता है, p के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, d के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, f के अंदर 7 ऑर्बिटल होते हैं, g के अंदर 9 हो जाते होंगे। इस तरह से करके हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल यानी मेन शेल के अंदर सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स। और लास्ट में अलेनबेक एंड गॉडस्मिथ ने हमें ये समझा दिया कि भैया जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एक्सिस पे भी मूव करते हैं, उनकी रोटेशन भी होती है, रिवोल्यूशन तो होती है, दे आल्सो रोटेट ऑन देयर ओन एक्सिस। और उसकी दो स्पिन्स की पॉसिबिलिटी है, +12 और -12। +12 का मतलब कभी क्लॉकवाइज नहीं, एंटी एंड -12 का मतलब कभी एंटी क्लॉकवाइज नहीं। दे आर टू क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट्स व्हिच डू नॉट हैव एनी क्लासिकल एनालॉग। ये 4 क्वांटम नंबर हमने समझे। ठीक है मेरे बच्चों, आज हम सिर्फ इसकी थ्योरी पढ़े हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे।